कभी सोचा है अगर तुम्हें सच में किसी फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होने के चांस मिल जाए तो तुम क्या करोगे। हमारे एमसी तो इस मोमेंट के लिए सालों तक वेट कर रहा था और आज फाइनली वो हो ही गया। उसके अंदर अजीब सी फीलिंग दौड़ रही थी। पोजीशन थी, रिकनेक्शन थी या फिर किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसफर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सिर्फ एक ही मोमेंट इम्पोर्टेंट थी, मिशन सक्सेसफुल। ये है किम सू वू, साउथ कोरिया का एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का, लेकिन उसका प्रिपरेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। इस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ में पढ़े हुए हर नोवेल, हर वेबटून, हर गेम, हर फैंटेसी स्टोरी को लाइन बाय लाइन एनालाइज किया था। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, याद रखने के लिए। कैरेक्टर रिलेशनशिप, हिडन रिलीक, सीक्रेट आइटम, वर्ल्ड बिल्डिंग, प्लॉट ट्विस्ट, सब कुछ उसके दिमाग में परमानेंटली सेव था। और इतना ही नहीं, जब भी किसी स्टोरी में प्लॉट होल मिलता, ये सीधे इंटरनेट पर जाकर 5000 प्लस वर्ड का रिव्यू लिख देता और ऑथर की राइटिंग, स्टोरी स्ट्रक्चर, कैरेक्टर इमोशंस, सबकी धज्जियां उड़ा देता। रोज बिना ब्रेक लिए एक स्टोरी खत्म, दूसरी दूसरी शुरू। रिजल्ट, ऑथर तंग आ गया, फैन गुस्सा हो गए और किमसू को हर कम्युनिटी से बैन हो गया। लेकिन उसके हिसाब से जीत उसकी हुई, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद फाइनली वो किसी फंटेसी वर्ल्ड में आ गया है। सबसे पहला काम ये पता लगाना कि वो किस दुनिया में आया है। वो अपने नया बॉडी देखता है, हाइट छोटी, हाथ छोटे, लगभग 4 से 5 साल का बच्चा। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वो हाथ आगे बढ़ाता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाता है, स्टेटस विंडो, साइलेंस। कुछ भी नहीं होता। वो औकट खड़ा रहता है, फिर हल्का सा साई करता है। ठीक है, हर इकाई में स्टेटस स्क्रीन थोड़ी होती है। उसे याद आता है कि कई स्टोरी जितने उसने क्रिटिसाइज किया था, उनमें से भी सिस्टम नहीं था। तो टेंशन की बात थी कि नॉलेज उसके पास है, एक्सपीरियंस उसके पास है और दुनिया जीतने का कॉन्फिडेंस भी। अब बस पैसा कमाना है। वो डिसाइड करता है, सोप बनाएगा, क्लासिक एसआई का एक मूवी, फ्यूचर नॉलेज यूज करो, रिच बन जाओ। सिंपल, लेकिन रियलिटी जोर से थप्पड़ मारा। सो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, एक्सपेरिमेंट फेल और ऊपर से उसकी माँ ने उसकी अच्छी से कुटाई की, पूरी प्लानिंग 1 मिनट में ही बर्बाद। इस तरह उसकी पहला हफ्ता निकल गया। धीरे धीरे उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। इस दुनिया में उसका नाम है इवन पेट्रोविच। उसके पेरेंट गरीब किसान है, इतना गरीब कि पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, अपने देश का नाम तक नहीं पता। समय बीत गया, चौथा हफ्ता आ गया। एक दिन वो अंडे लेने पर उसके टाउन पर जा रहा था, तभी उड़ते हुए न्यूज़पेपर उसकी नज़रों में आया। वो रुक गया। अगर न्यूज़पेपर इतनी दूर विलेज तक पहुंच रहा है तो ये मिडिल एज वाली दुनिया नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट से भी ज़्यादा एडवांस है। उसके दिमाग में जो स्टोरी की लिस्ट थी, एक एक करके नाम कट होने लगा। 15 हफ्ते बाद उसे फाइनली अपनी कंट्री का नाम पता चलता है, करेंट किंग का भी नाम भी। लेकिन प्रॉब्लम और बड़ी हो गई। ये नाम उसे कभी सुना ही नहीं था, ना नोबेल में, ना गेम में, ना किसी वेबटून में। वो अपनी कैंडिडेट लिस्ट निकलता है और सीधे आग में ही जला देता है। अब उसका असली क्वेश्चन कुछ और था। मैं किस स्टोरी में हूँ? नहीं, बल्कि ये स्टोरी का जेनरिक क्या है। समय उठता गया, 4 साल, अब इवन 8 साल का हो चुका था और तभी बिना वार्निंग के इस दुनिया में एंट्री होती है डीमन किंग की। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। इवन के फादर उसके सिर पर हाथ रखता है, डरना मत, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ये कहकर उन्हें ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करके बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है और वहीं से इवेंट के अंदर कके किम सू ऊ धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। 2 साल और गुजर गए। अब वो 10 साल का है। रोज खेत में माँ की हेल्प करता है, काम करता है, जिम्मेदारी निभाता है। फिर 2 साल और 12 साल के एज में वो इस दुनिया की लैंग्वेज पढ़ना लिखना भी सीख लेता है। और जब 14 साल का होता है, एक ऑफिशियल लेटर घर पहुंचाता है। उसकी माँ के हाथ कांपने लगता है। इवन लेटर खोलता है और उसकी चेहरा जम जाता है। उसकी फादर बैटलफील्ड में शहीद हो चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, ये नोटिस 2 साल पहले इशू हुआ था। 2 साल किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। उसका माँ टूट जाता है, जमीन पर रोती रहती है, बार बार सिर्फ एक ही बात, ये हमारे साथ क्यों हुआ। इवन चुपचाप उसके पास बैठता है
लेकिन अगली सुबह वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल देता है। वो खुद आर्मी ज्वाइन कर लेता है। रिक्रूटमेंट स्टेशन पर खड़ा होकर वो एनुअली सैलरी एक्सपेक्ट करता है और रिक्वेस्ट करता है, पैसे सीधे मेरी माँ के भेज देना। ये सिर्फ फ़र्ज़ नहीं था, उसके दिल में गिल्ट भी था, क्योंकि वो असली इवेंट नहीं था। उसने एक माँ के बेटे के छीन लिया था। अब कम से कम उसकी ज़िंदगी का सहारा तो बन सकता हूँ। समय फिर से तेज भागने लगा। 18 साल की एज 14 साल हो चुके थे उसी ट्रांसमाइग्रेट को, और 4 साल आर्मी में। यहाँ उसे पता चलता है कि इस बॉडी का कॉम्बैट टैलेंट बिल्कुल मॉन्स्टर लेवल का था। छोटी छोटी विक्ट्रीज मिलती गई, प्रमोशन होता गया, और वो ऑर्डिनरी रिक्रूट से रेगुलर आर्मी का हिस्सा बन गया। लेकिन वॉर और भी डेंजरस होती गई। एनिमी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि एलाइट आर्मी का आधा हिस्सा ही खत्म हो गया था। हर तरफ सिर्फ आग, खून और मौत। और तभी बैटलफील्ड पर एंट्री होती है लेजेंडरी हीरो की। उस पल इवेंट के दिमाग में एक बल्ब जलता है। समझ गया, ये हीरो आरपीजी स्टोरी है। हीरो आ गया, डिमन किन होगा, फाइनल बैटल होगी, हैप्पी एंडिंग होगी। सिंपल, लेकिन रियलिटी फिर उसकी प्रिडिक्शन तोड़ देती है। हीरो के आने के बाद भी फ्रंटलाइन की हालत नहीं बदली। हर दिन नया मॉन्स्टर्स, हर दिन नया कैजुअलिटी, हर दिन सरवाइव करना ही विक्ट्री बन गया। और इसी बैटलफील्ड में इवेंट की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। वॉर कब शुरू हुई, कब साले बीत गए, इवेंट को खुद ही नहीं पता। रोज सुबह उठा, यूनिफॉर्म पहना और बस एक ही मिशन। समय उठते उठते इवेंट 28 साल का हो चुका था। इस दुनिया में आए हुए उसे 24 साल, और आर्मी में 14 साल। इतने सालों में उसने इतनी बैटलफील्ड देखी है कि मौत उसके लिए ऑलमोस्ट रूटीन बन चुकी थी। लेकिन आखिर एक दिन वॉर का बैलेंस बदलना शुरू हुआ। हीरो की पार्टी ने डिमन किंग की जनरल्स को एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। एनिमी कैंप्स टूटने लगे, फ्रंट लाइन आगे बढ़ने लगे, और काउंटलेस मिलिट्री अचीवमेंट की वजह से इवेंट को एक एलाइट यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऑफिशियल नेम इतना लंबा कि किसी को याद ही नहीं रहता था, इसीलिए सब उसे सिर्फ एक नाम से बुलाते थे, स्ट्रिक यूनिट। ये कोई नॉर्मल स्क्वाड नहीं था जहाँ एनिमी के बचे हुए सोल्जर, हिडन मॉन्स्टर्स सबको क्लीन अप करना इनका काम था। और इवेंट अब इसी लेजेंडरी स्ट्रिक यूनिट का हिस्सा बन चुका था। 2 साल और बीत गए, इवेंट अब 30 साल का हो गया। 26 साल की दुनिया में 16 साल की बैटलफील्ड पर फिर वो दिन आ ही गया। पूरे किंगडम में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। लोग सड़कों पर निकल आए, चर्च की घंटियां बजने लगी, और हीरो पार्टी विक्ट्री के साथ वापस लौट आए। डेमन किंग मर चुका था। इवन अपनी सेरेमनियल मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनता है, दूर खड़े सब देख रहा होता है, और दिल में सिर्फ एक ही बात, बस अब एंडिंग हो आएगी, अब मैं घर जाऊंगा। उसे पूरा यकीन था 32 साल की एज तक ये दुनिया खत्म, क्रेडिट रोल्स और वो वापस अर्थ। लेकिन 2 साल गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। ना एंडिंग, ना लाइट, ना रिटर्निंग, कुछ नहीं। हीरो ने डिमन किंग को हरा तो दिया था, लेकिन स्टोरी अभी भी चल रही थी। स्ट्रिक यूनिट भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जहां पहले हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर थे, अब सिर्फ 1/5 बचे थे। बाकी सब बैटलफील्ड में ही रह गए। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, यूनिट को डिसमेंट कर दिया जाएगा। एवन ने भी सोचा, ठीक है, एक लास्ट मिशन, उसके बाद रिटायरमेंट। लेकिन ये लास्ट मिशन सुसाइड मिशन निकला। 34 साल की एज, 30 साल हो चुके थे ट्रांसमार्गेट को, और उसकी अडॉप्टेड माँ को मरे हुए 10 साल। अब उसके पास कोई नहीं बचा था, ना फैमिली, ना घर, ना रीजन। इसलिए रिटायरमेंट के बाद वो अपने पुराने गांव लौट आया और कैपिटल के पास एक ऑर्फनेज खोल दिया। वॉर में माँ बाप को खो चुके बच्चे को अपने घर ले आया। दिन गुजरता गया, बच्चे हंसते खेलते, शोर मचाते, लेकिन इवन के दिल में एक ही सवाल घूमता रहता, एंडिंग कब आएगी। रात को डायरी खोलता और लिखता, मुझे कोरिया याद आ रहा है, मुझे घर जाना है। उसने एक अलग ही लिस्ट भी बना रखी थी। उस दिन घर जाके सबसे पहले क्या खाऊंगा, किमची, स्ट्रीट फूड, स्कूल के बाहर मिलने वाली सिंपल स्नैक्स, बस उन सभी के बारे में ही सोचता रहता। 4 साल बीत चुका था डिमन किंग की डेथ को, और उसे डर लगने लगा, कहानी कहानी कहीं तो खत्म ना हो। जब तक हीरो बूढ़ा ना होके मर जाए। तभी हलवे में
कदम की आवाज़ गूंजता है। इवन की आंखें तुरंत खुल जाती है। वो सिर्फ फुटस्टेप्स सुनकर ही समझ जाता है कि एक आदमी आ रहा है। लेदर बूट्स, गन पाउडर की स्मेल, वॉकिंग रिदम, प्रोफेशनल सोल्जर। उसका हाथ धीरे से हिडन हथियार की तरफ चले जाता है। डोर खुलते ही एक यंग ऑफिसर सैल्यूट करते हुए अंदर आता है। काफी टाइम हो गया, इवेन सीधे बोलता है। डिमिट्री, पहले नॉक करना सीखो। डिमिट्री हंसते हुए कहता है, और आप पहले ये अजीब सा वेट हटाओ। आपके ऊपर ये अच्छी नहीं लग रही है। इवन बिल्कुल रिएक्शन नहीं देता। काम बताओ। डिमिट्री स्माइल करता है। लगता है रिटायरमेंट ने भी आपको मूड ठीक नहीं किया। वो एक सील्ड एनवेलप टेबल पर रख देता है। अभी पढ़िए। इवेंट सस्पिशियस हो जाता है। कहीं पॉइजन तो नहीं? डिमिट्री जोर से हंसता है। प्रिंस का पर्सनल लेटर है, पॉइजन नहीं। इवेंट धीरे से एनवेलप खोलता है। लेटर भेजने वाली और कोई नहीं, प्रिंसेस प्रिंसेस एलिजाबेथ थी, जिसे पूरी दुनिया आयरन ब्लड लीजा के नाम से जानती है। इवन लेटर देखते ही समझ गया, ये औरत कभी फॉर्मल ग्रीटिंग के लिए लेटर नहीं भेजती। मतलब सिचुएशन सीरियस है। डिमिट्री बोलता है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रोज प्रेशर डाल रही है। सब रिटायर करने चाहता है। ऊपर से क्राउन प्रिंस अलेक्जेंडर देश को 5 हिस्से में तोड़कर बेचना चाहता है। किंग आज भी चुप बैठा है। एटमॉस्फेयर और हेवी हो जाता है। फिर डिमिट्री हल्का सा स्माइल करता है। लेकिन एक और न्यूज़ है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जेंस एकेडमी इस साल नया स्टूडेंट आ रहा है। इवन चुप रहता है। डिमिट्री नाम पढ़ना शुरू करता है। हीरो मैक्सिमेल की बेटी इजाबेल, लेजेंडरी नाइट गिल की फैमिली से ऑस्कार, ग्रेट मैच वलग्रीन की बेटी एलिहरा, बक्सर इनर की बेटी ऐसी, और शैडोब्लेड एरिक्यू की डिसाइपल लूसिया। इवेंट का एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगता है। डिमिट्री बोलता रहता है, पुराने हीरोज की ऑलमोस्ट सारे नेक्स्ट जनरेशन इसी एकेडमी में होगी। सेंट पेट्रिया की भी डिपार्टमेंट हेड बन चुकी है। पूरे वर्ल्ड की टैलेंटेड स्टूडेंट वही आ रहे हैं। एक भी बच्चे को कुछ हो गया तो पॉलिटिकल डिजास्टर हो जाएगा। इवन सीधे पूछता है, मेरे मिशन? डिमिट्री बिना डिले की जवाब देता है, 3 साल, बस इन सब बच्चों को जिंदा रखना है। कोई मरे नहीं, कोई परमानेंटली इंजर ना हो। इवन की पेशेंट फाइनली टूट जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन में सिर पकड़ लेता है। सीरियसली, हीरो स्टोरी खत्म ही हुई और अब एकेडमी आर्क शुरू हो गई? डार्क पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, रॉयल सक्सेशन और अब मैजिकल एकेडमी। एक सेकंड के लिए सब फेस उसके दिमाग में कनेक्ट हो जाता है। वो जोर से टेबल पर दोनों हाथ मारता है। डेस्क टूट जाता है। रेड ऑरा रूम में फैल जाती है। डिमिट्री शॉक में देखता रह जाता है। इवेन धीरे से सिर उठाता है और फाइनली सच समझ आ जाता है। मैं हीरो आरपीजी में नहीं था। ये शुरू से ही मैजिक एकेडमी स्टोरी थी। पिछले 30 साल वॉर, ब्लड, स्ट्राइक यूनिट, डिमन किंग, सब कुछ सिर्फ प्रोलॉग था। डिमिट्री टेंशन में पूछता है, सीनियर आप ठीक है ना? इवन उसकी तरफ घूरता है। तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? वो गुस्से में बोलता है, मैं 30 साल तक इस दुनिया में जीने के लिए लड़ रहा था और असली स्टोरी अब शुरू हो रही है। थोड़ी देर चुप रहता है, फिर एक छोटी सी स्माइल आती है। ठीक है, 3 साल, बस 3 साल। इन बच्चों को ग्रेजुएट करने देता हूँ। उसके बाद फाइनली मैं किम सू ओ बनकर घर लौट जाऊंगा। उसने ऑफिशियली मिशन एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो प्रिंसेस का लेटर ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। लेटर में एलिजाबेथ लिखा है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे कभी तुम्हारी खबर मिल जाती है। सुना है तुम ठीक हो। याद है हम दोनों गार्डन में काम किया करते थे? काश एक कप चाय और पी पाते। इस बार भी विंटर आ गया है, पिछले साल से है भी ज़्यादा ठंडा। फिर से प्रिंस आगे लिखता है, तुम हमेशा मेरे सबसे लॉयल आदमी रहे हो। जो चाहो ट्रिपल रिवॉर्ड मिलेगा। अगर पैसा काफ़ी ना हो तो मेरी दोस्ती, अगर वो भी काफ़ी ना हो तुम, हमारी पुरानी यादें। बस एक बार फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इवन लेटर फोल्ड करता है। मिशन सिंपल था, 3 साल हर हीरो के बच्चों को प्रोटेक्ट करना और फिर अपनी असली दुनिया में वापस जाना। वो डिमिट्री से पूछता है, सबसे पहले एकेडमी कौन पहुंच रहा है? डिमिट्री तुरंत जवाब देता है, इनर की बेटी ऐसी। नाम सुनते ही इवन की आंखें हल्के सी बड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में एक पुरानी यादें फ्लैश करता है। इनर हीरो पार्टी का सबसे पागल आदमी, हर वक्त हंसता रहता था और चिल्लाता रहता था। इवन हल्की सी
मुस्कान के साथ बोलता है, उस पागल आदमी की बेटी है, सबसे पहले आ रहा है। और दूसरी तरफ ड्रोन किंगडम पूरी माहौल सेलिब्रेशन मूड में था। सोल्जर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमारी प्रिंस सब कुछ कॉन्कर करेगी। बीच में खड़ी थी ऐसी बर्सर किंग इनर की बेटी, लेकिन उसका सपना बैटलफील्ड नहीं था। वो प्राउडली अपना इंस्ट्रूमेंट केस पकड़कर बोलती है, तुम लोग बस देखते जाओ, मैं मैं जेम्स एकेडमी में म्यूजिक डिपार्टमेंट में नाम कमाऊंगी। सोल्जर भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्या कंकर करोगी म्यूजिक डिपार्टमेंट, ऐसे गुस्से से चिल्लाता है, म्यूजिक में प्रॉब्लम क्या है। सब हंस पड़ता है। ग्रैंड फेयरवेल के साथ उसकी ट्रेन निकल पड़ती है, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ट्रेन में अचानक हमला होता है। ट्रेन पटरी से अचानक उतर जाती है, पूरी बॉगी हिल उठती है। दूसरी तरफ डिमिट्री के सामने बैठे इवन आंखें बंद कर ली। डिमिट्री हैरान होकर पूछती है, क्या ट्रेन पर सच में अटैक हुआ है? इवन बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता है, हाँ। डिमिट्री शॉक में, आपको कैसे पता था? इवन सिर्फ खिड़की से बाहर देखते हुए बोलता है, क्योंकि ये एकेडमी स्टोरी है। उसके दिमाग में सारे सीन चलने लगता है। हीरो स्टोरी का अपना पैटर्न होता है, एकेडमी स्टोरी का अपना। और एकेडमी की आर्क शुरू होने पहले ट्रेन अटैक ट्यूटोरियल, ये ऑलमोस्ट हर स्टोरी का कॉमन इवेंट होता है। उसे अचानक एक पुरानी वर्ल्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट याद आता है, वही डॉक्यूमेंट जिसने उसने 30 साल तक पहले गुस्से में जला दिया था। उस डॉक्यूमेंट में एक स्टेशन के पास टेररिस्ट अटैक में मेंशन था। इवन घड़ी देखता है, सुबह के 9 बजे। इसी की ट्रेन किसी भी वक्त स्टेशन पहुंचने वाली थी। वो कैलकुलेशन करता है, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले अटैक होगा, क्योंकि बॉर्डर के बाद मिलिट्री जोन शुरू हो जाता है और वहाँ अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। प्रूफ नहीं था, इसलिए बैकअप भी नहीं मांगा। वो अकेला ही स्टेशन पहुँच गया। लॉबी में एंटर करते ही उसकी नज़र आसपास घूमती है और बस एक ही सेकंड में उसने 3 सस्पिशियस लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया। एक आदमी टाइम टेबल देखने का ड्रामा कर रहा था। 3 ट्रेन्स निकल गई, लेकिन वो चला ही नहीं। दूसरा दूसरा सब्जी बेचने का नाटक कर रहा था। सुनसान स्टेशन, एक भी कस्टमर नहीं, फिर भी स्टॉल लगा कर रखा था और ऊपर से आराम से सिगरेट भी पी रहा था। इवन धीरे धीरे उसके पीछे जाकर रुक गया। आदमी को अचानक किसी प्रेजेंस का महसूस हुई, पूरा शरीर जम गया। अगले ही पल ठंडी पिस्टल की नल उसके गर्दन पर लगा चुकी थी। वो पसीने में भीग गया। तुम क्या कर रहे हो? इवन की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। चुप, बस एक शब्द। इतने में ही फेक वेजिटेबल सेलर जोर से चिल्लाया, मत हिलो। इवन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, मेरी गन उसे देखनी नहीं चाहिए थी। फिर उसे कैसे पता चला? फाइनल टेस्ट। इवन धीरे से पूछता है, तुम्हारी लॉयल्टी किसके साथ है? आदमी का गला सूख गया, वो जवाब भी नहीं दे पाया। बैंक। इवन ने बिना हेजिटेशन सीधे गोली मार दी। आदमी वही गिर गया। बाकी क्रिमिनल्स पैनिक में आ गया। सब तरफ फायरिंग शुरू, लेकिन इवन ऑलरेडी मूव कर चुका था। उसने तुरंत सोच लिया, ये रॉयल एजेंट नहीं है। प्रोफेशनल होते तो पहले आइडेंटिफाई रिवील करते, मतलब ये सब एक गैंग की मेंबर है। क्रिमिनल्स चिल्लाया, मार दो उसे। फायर, गोलियां चलने लगी, लेकिन इवन की मूवमेंट बिल्कुल अलग लेवल की थी। वो बुलेट के बीच से निकल गया। एक सेकंड में ही कुल्हाड़ी निकाला और स्लैश, पहले आदमी खत्म। दूसरी उसकी तरफ भागा, एक और स्ट्राइक, सीधे नीचे। तीसरा भागने लगा, इवन ने उसका हाथ ही उड़ा दिया। क्रिमिनल डर से चीखने लगे। इवन उसके पास घुटने के बल बैठा, बिल्कुल शांत आवाज में बोला, अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी 3 मिनट में ही मर जाओगे। उसका कोट खून से भर चुका था। फिर उसने पूछा, बाकी लोग कहाँ है? दर्द से तड़पते हुए क्रिमिनल टूट गया। रेलवे के पास 15 और लोग हैं, हमारे बॉस मॉन्स्टर है। इवन ने सिर हिला दिया। तो तुम सिर्फ स्क्वाड टीम हो? क्रिमिनल्स तुरंत बोल पड़ा, मैं कोऑपरेट करूंगी, मैं बहुत कम आऊंगी। इवन ने सीधे पूछा, ट्रेन में कौन था? हमें लगा गोल्ड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बस लूटने आए थे। वो रोते हुए बोलता रहा, मैं सब सच बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। इवन धीरे से खड़ा हुआ और पीछे मुड़ते हुए बोला, एक झूठ बोला तुमने। क्रिमिनल्स हैरान, कौन सा? इवन ने एक उठा लिया, ए कि तुम यूजफुल हो,
स्लैश एक ही बार साइलेंस। घड़ी ने 3:53 दिखाया। इवन ने आराम से हाथ साफ किया। स्ट्राइक यूनिट का एक रूल था, बॉडीज क्लीन करने में 5 मिनट, खून साफ, एविडेंस साफ, सब खत्म 5:58। ट्रेन आने में सिर्फ 2 मिनट। वो होराइजन की तरफ देखकर मुस्कुराया। काफी टाइम है। इसी वक्त रॉयल पैलेस प्रिंस एलिजाबेथ रिपोर्ट सुन रही थी। ऑफिसर बोला, बैंक का पूरा यकीन है आज इसी स्टेशन पर अटैक होगा। प्रिंसेस ने पूछा, क्या उसके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है? ऑफिसर ने सिर हिला दिया। पिछले 4 साल में किसी स्पाई का एविडेंस नहीं मिला। प्रिंसेस कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोली, उसकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड करो, हर छोटी बात। मुझे पर्सनली रिपोर्ट चाहिए। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वो आज भी वैसे ही है, सिर्फ अंदाजा पर परफेक्ट डिसीजन लेता है। इसी बीच पहाड़ों के पास एक हाथ एक्सप्लोसिव डिटोनेटर की मजबूती से पकड़े हुए था और इवन बर्फ से ऊपर फुल स्पीड से भाग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट, ट्यूटोरियल इवेंट एकेडमी स्टोरी का रूल, ट्रेन अटैक होगा, हीरोइन बचेगी, मेन कैरेक्टर भी, क्योंकि ट्यूटोरियल की पर्पस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना होता है, मारना नहीं। दूसरी तरफ लीडर हंसते हुए बोलता है, बटन दबाओ, सब खत्म। क्लिक, डिटोनेटर दबा गया। अगले ही सेकेंड पहाड़ों में जबरदस्त एक्सप्लोजन गूंज उठा। ट्रेन हवा में ही उछल गई। चीखे, आग, हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन इवन ने ट्रेन को रोकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसका टारगेट ट्रेन बचाना नहीं था। उसका टारगेट असली मास्टरमाइंड। वो जानता था प्रोटोगेनिस्ट ट्यूटोरियल खुद क्लियर करेगी। उसका काम फ्यूचर थ्रेट आइडेंटिफाइड करना था। इवान बर्फ से ढकी हुई जमीन पर चुपचाप आगे बढ़ रहा था, तेजी से, सीधे सामने से अटैक करने का उसका स्टाइल कभी था ही नहीं। वो अंधेरे का आदमी था, एक फॉर्मर स्पेशल सोल्जर जो पहले टारगेट देखता है और फिर सिर्फ एक गोली काफी होती है। इवन अपनी राइफल रेडी करता है और सोनू के पीछे छुपकर बैठकर मशीन पर एम सेट कर देता है। बैंग, एक परफेक्ट हेडशॉट। लीडर के बिल्कुल पास से गोली गोली गुजरती है और उसके पीछे खड़ा ढेर हो जाता है। सबके चेहरे पर रंग उड़ जाता है। कुछ देर पहले तक जो लोग लूटकर खुशी मना रहे थे, अब उनके सामने मौत खड़ी थी। बोल्ड लीडर गुस्से से चीखता है, किसने फायर किया? सब लोग इधर उधर दिखते हैं। तभी बर्फ के बीच से एक आदमी आराम से उनकी तरफ चलते हुए नजर आता है, हाथ में गन, चेहरे पर बिल्कुल दर्द नहीं। वो था इवन। इवन शांत आवाज में पूछती है, तुम लोगों के लीडर कौन है? जवाब देने की वजह सारे क्रिमिनल एक साथ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन इवन हिलता भी नहीं। उसकी आंखें के सामने हर बुलेट की ट्रेजेडी साफ दिख रही थी। कॉम्बैट परफेक्शन, एक ऐसी टेक्निक जो फायरिंग होने से पहले ही अटैक को लाइन देख सकता है। हर गोली, हर डायरेक्शन, हर किलिंग इंटेंट, सब कुछ उसे पहले से ही पता चल रहा था। रिजल्ट, एक भी बुलेट उसकी टच भी नहीं कर पाया। इसी वजह से हीरो पार्टी का मेंबर गन यूज नहीं करते थे, क्योंकि पिस्टल की किलिंग इंटेंट छुपाना तलवार से भी मुश्किल होता है। लेकिन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड, उनके लिए गन सिर्फ हथियार नहीं, एक टेस्ट थी। जिस दुश्मन को गन से सरवाइव करना ना आए, वो बैटलफील्ड का लायक ही नहीं था। ये देखकर मर्सनरी लीडर गुस्से में अपना कॉम्बैट नाइफ निकलता है और सीधे इवन पर चार्ज कर देता है। किसने भेजा है तुझे? दोनों की ब्लेड दूसरे की तरफ टकराता है। क्लैंग, लीडर बार बार अटैक करता है, लेकिन इवन का एक्सपीरियंस उससे कई गुना ज्यादा था। एक स्मूथ मूवमेंट और नाइफ हवा में ही उड़ जाता है। अगले ही सेकेंड इवन उसके हाथ पर जोर से स्ट्राइक मारता है, फिर सीधे चेस्ट पर एक पावरफुल ब्लो। बूम! लीडर हवा में ही उछलकर बर्फ से जा गिरता है। वो दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करता है, लेकिन इवन धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगता है। लीडर गुस्से से बोलता है, तेरे चेहरा याद रखूंगा, बदला जरूर लूंगा मैं। इवन ठंडी आवाज में मुस्कुराकर कहता है, अच्छा है, याद रखना। उसी वक्त इवन को याद आता है, ये आदमी ट्यूटोरियल का बॉस है और असली स्टोरी ने इसी हीरो को हराना था। इसीलिए इवन ने इसे मारने का डिसीजन नहीं लेता। वो उसके पास बैठता है और धीरे से कहता है, सच बता दे, वरना दर्द का असली मतलब समझ जाएगा। मर्सनरी लीडर का कॉन्फिडेंस अब पूरी तरह टूट चुका था। इवन उसे जमीन पर दबा दबा कर रखा था और बिल्कुल शांत आवाज में बोलता है, बकवास बंद कर, अब सिर्फ सच बोल। लेकिन लीडर चुप ही रहता है। तभी इवन अपनी पॉकेट से एक छोटी सी ग्रीन पोशन निकलता है। लीडर सोचता है इसे शायद हीलिंग पोशन है, लेकिन अगले ही सेकेंड उसके दिमाग के सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। इवन पोशन उसके घाव पर डाल देता है। तेजी से चिल्लाता है, ऐसी चीखें निकलती है जैसे उसकी रूह तक कांप जाए। ये नॉर्मल हीलिंग पोशन नहीं था, ये
कॉन्सेंट्रेटेड हीलिंग पोशन था। बॉडी का इंस्टेंटली हील करता है, लेकिन उस हीलिंग की सारी पेन एक ही बार में महसूस कराता है। आर्मी में इवन खुद भी इस टॉर्चर से गुजर चुका था। मेडिकल बेड पर लेटे हुए वो भी इसी तरह चीखता था। इसीलिए बाद में एक्सटरमिनेशन स्क्वाड ने इस पोशन की इंट्रोगेशन टूल बना दिया था। फॉर्मूला सिंपल था, जख्म दो, पोशन डालो और सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। लीडर दर्द से तड़पता हुआ चिल्लाता है, प्लीज मेरे हाथ काट दो, बस ये दर्द रोक दो। लेकिन इवन का एक्सप्रेशन नहीं बदलता, वो बस एक ही बात रिपीट करता है, सब कुछ बता। आखिरकार लीडर टूट जाता है, जो कुछ उसे पता था सब कुछ कन्फेस कर देता है। लेकिन इवन तुरंत समझ जाता है ये सिर्फ एक छोटा पॉन है, असली मास्टरमाइंड कोई और है और उसके दिमाग पर मेमोरी ब्लॉकिंग मैजिक यूज हुई है। इवन और सवाल पूछते ही वाला था कि अचानक उसकी कॉम्बैट परफेक्शन एक्टिव हो जाता है। एक नई अटैक लाइन सीधे उसके सिर की तरफ आ रही थी। इवन तुरंत ऊपर दिखता है और एक जाइगेंटिक बोल्डर आसमान से सीधे उसकी तरफ गिरता है। बूम, पूरी जमीन हिल जाती है। पत्थर का इन्फेक्ट से धूल का बड़ा बादल उठती है, लेकिन धूल के अंदर से इवन आराम से बाहर निकलता है। उसके कपड़ों पर थोड़ी मिट्टी थी बस। फिर दूसरा पत्थर, तीसरा, चौथा, एक के बाद एक मैसिव बोल्डर उस पर बरसने लगता है। हर स्ट्राइक इतनी पावरफुल कि पूरी एरिया बैटलफील्ड बन चुका था, लेकिन इवन फिर भी बचता रहता है। वो धीरे से बोलता है, इंटरेस्टिंग, मेरी ओपिनियन को भी अटैक लाइन देख रही है। यानी सामने वाला कॉम्बैट एप्लीकेशन के यूज करता है। इवन सीधे अंधेरे की तरफ देखकर कहता है, बहुत हो गया, अब सामने आ जाओ। कुछ सेकंड तक सिर्फ फुटस्टेप सुनाई देता है, धक धक धक, और फिर एक मस्कुलर शर्टलेस वॉरियर सामने आता है। उसके पैरों के नीचे लाल और चमक रही थी। वो इवन को देखकर हल्की सी मुस्कुराता है, काफी इंप्रेसिव हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में खून उतर आता है। मेरी भाजी पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा? इवन एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ये ट्रूटल बॉस तो नहीं है, ये उसका अंकल है, और शायद असली मॉन्स्टर भी। इवन अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ लेती है। दोनों वॉरियर्स एक दूसरे को घूरता रहता है और बिना एक सेकंड बर्बाद किए दोनों एक के साथ एक चार्ज कर देता है। दोनों वॉरियर एक दूसरे की तरफ बिजली की स्पीड से दौड़ता है और बूम, पहले क्लास से इतना डेंजरस होता है कि जमीन पर फट जाती है। अंकल की जाइंट कुल्हाड़ी सीधे ग्राउंड में घुस जाती है। इनफैक्ट इतना पावरफुल था जैसे छोटा अर्थक्वेक आ गया हो। इवन एक कदम पीछे हटा और तुरंत उसके मूवमेंट एनालाइज करना लगा। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, ये मॉन्स्टर है। हर स्विंग, हर स्टेप, हर अटैक रॉ फिजिकल स्वार से भरा हुआ था। इवन भी अपनी एनर्जी फुल एक्टिव करता है, उसके हाथ के आसपास माना घूमने लगती है। अगले ही सेकेंड दोनों की हथियार फिर अटैक करते हैं। क्लैंग, चिंगारियां हवा में उड़ने लगती है। फाइट इतनी फास्ट थी कि नॉर्मल आदमी को सिर्फ आफ्टर इमेज ही दिख रही थी। अटैक, काउंटर, डॉज, स्ट्राइक, एक सेकंड में सब कुछ। फाइट के बीच भी इवेंट का दिमाग रुकता नहीं। इतना स्किल वॉरियर और ट्रेन रॉबरी, कुछ गड़बड़ है। उसे लगता है कोई हिडन ऑर्डर चल रहा है। तभी एक और पावरफुल क्लैश होता है। बूम, ब्राइट फ्लैश पूरे बैटलफील्ड में रोशन कर देता है। इसी मोमेंट इवेंट को याद आता है फ्रेंच सिसिली, ओरिजिनल स्टोरी की मेन प्रोटैगनिस्ट। लेकिन सामने खड़ा था उसका अंकल, सिर्फ एक नाम चीख रहा था, सिटिरी। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, फिक्र भी थी। मैं अपनी भांजी को बचा के ले आऊंगा। और तभी सीन ट्रेन के अंदर शिफ्ट होता है। टूटी हुई बोगी के अंदर 3 आर्म बंडेड धीरे धीरे सिसिली की तरफ बढ़ रहे थे। कॉर्नर में खड़ी सिसिलिया, लाल बालों वाली एक स्टूडेंट, अपनी वायलिन को सीने की लगाकर डर के मारे पीछे हट रही थी। एक बैंडिट हंस के बोलता है, अब भागेगा कहाँ? तीनों उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगले ही सेकेंड थक, एक बैंडिट सीधे हवा में उड़ जाता है। बाकी दोनों शौक में जम जाते हैं। सिसिलिया अपनी डैमेज वायलिन को गले लगा लेती है। उसकी आंखें आंसू आ जाती है। मेरे 2 साल पुरानी कंगन को तुम लोगों को डैमेज कर दिया है। बस ये सुनते ही सारी क्रिमिनल पैनिक कर जाती है। भागो, ये पागल है। लेकिन सिसिलिया रुकने की नाम ही नहीं लेती। वो वायलिन को दोबारा हवा में उठाती है और कसम खाती है, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। इसी पल दुनिया की सबसे डेंजरस म्यूजिक स्टूडेंट जाग चुकी थी। उधर बैटलफील्ड में इवेन और सिसिलिया की अंकल का फाइट अभी भी फुल स्पीड पे चल रही थी। लेकिन अचानक धम, एक बैंडेड हवा में उड़ते हुए ट्रेन के अंदर से बाहर गिरता है। दोनों वॉरियर्स एक साथ रुक जाते हैं। इवेन भी ऊपर देखता है और अंकल भी। दोनों के मुंह से एक ही बात निकलती है, सिसिलिया सेफ है। अंकल तुरंत ट्रेन की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर इवेंट पर पड़ती है। वो अचानक रुक जाती है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। अगर ये बैंडिट्स के साथ है तो मेरी मेरी भाजी को बचाया किसने? फिर उसकी नजर मर्सनरी की लीडर पर पड़ती है, जो जमीन पर पड़ा दर्द के तड़प रहा था। उसका घाव पर हीलिंग पोशन लगा हुआ था। अंकल के चेहरे पर सीरियस हो जाता है, तुम टॉर्चर कर रहे हो उसे? इवन सीधे जवाब देता है, इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अंकल कुछ सेकेंड उसे देखता रहता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। अच्छा, इंट्रोगेशन है। उसे समझ आ जाता है कि ये
इंट्रोगेशन स्क्वाड का तरीका है, लेकिन उसी वक्त उसकी नज़र टेंट की तरफ चली जाती है। एक लड़की अपनी वायलिन पकड़ी हुई थी, गुस्से से बाहर चल के आ रही थी। सिसिलिया या अंकल दौड़कर उसके पास पहुंचती है। उसे देखते ही चैन की सांस लेता है। तुम ठीक हो? सिसिलिया सिर हिला देती है। वो बिल्कुल सेफ है। दूर खड़ा हुआ इवेन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे याद आता है 7 साल पहले ये लड़की सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। अब वो ओरिजिनल स्टोरी की हीरोइन उसके सामने खड़ी थी। इवेन दिल ही दिल में सोचता है मिशन कंप्लीट। हेल्पर अपना काम खत्म कर चुका है। अगर वो यहाँ और रुका तो उसकी असली आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। इसीलिए जब सबका ध्यान इस सिसिलिया पर था, इवेन बिना आवाज के बर्फ के बीच पे गायब हो गया। कुछ देर बाद सिसिलिया इधर उधर देखकर पूछती है वो आदमी कौन था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ खाली स्नोफील्ड बची थी। अंकल चुपचाप उस जगह को देख रहा था। उसके दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग आती है। उस स्ट्रेंजर का फाइटिंग स्टाइल, उसके एक्स टेक्निक, सब कुछ हमारे लीडर की जैसे लगा। और फिर उसके दिमाग में एक नाम फ्लैश होता है, इवेन पेट्राविच। वो धीरे से सिसिलिया से पूछता है, क्या तुम उस आदमी को पहचानती हो? सिसिलिया मुस्कुराकर सिर हिला देती है, हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। अंकल गहरी सांस लेता है। मैंने सुना था इवेन 2 साल पहले मर चुका था। फिर वो हल्का सा हंस सा पड़ता है। लगता है दादी ने मुझे बेवकूफ बना दिया है। दूसरी तरफ इवेन अकेला चल रहा था। पूरी दिन उसके लिए एक नाइटमेयर था, लेकिन रिपोर्ट के आ चुका था। प्रिंस सिसिलिया सेफली एकेडमी पहुंच जाएगी। इवेन हल्का सा स्माइल करता है। अब उसे बाकी स्टूडेंट की रिपोर्ट देखनी थी। एक रिपोर्ट में लिखा था मेज की बेटी एयरशिप से एकेडमी आएगी। दूसरी रिपोर्ट ऑलरेडी कैपिटल पहुंच चुकी थी। इवेन पेन उठाता है और नेक्स्ट प्लान लिखने लगता है, लेकिन मिशन प्लानिंग की जगह वो अचानक अर्थ का फूड्स लिखने लगता है। पिज्जा, बर्गर, चिकन, सब लिखने के बाद एक ही सेकंड रुकता है, फिर सब काट कर देती है। वो लंबी सी सांस लेकर बोलता है, ए घर जाना है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, डायरेक्टर। इवेन तुरंत मुड़ता है और शॉक हो जाती है। ऑफिस की 3rd फ्लोर की विंडो के बाहर 17 साल की पिसिलिया मुस्कुरा रही थी। इवेन हैरान रह जाती है, तुम यहाँ कैसे चढ़ गई? पिसिलिया सीधे जवाब देती है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। इवेन सिर पकड़ लेती है, अगले बार वॉल क्लाइंब मत करना, सामने से आना। इसी बीच हॉले की एक छोटा सा लड़का पीछे आ रही थी। उसके लिए डायरेक्टर को सरप्राइज करना एक गेम था। लड़का अटैक करने ही वाला था कि बिना पीछे देखते ही इवेन उसके हाथ पकड़ लेता है। एक ही मूवमेंट में उसे हाँ में उठा लेता है। लड़का शौक, बाकी बच्चे भी हंसने लगता है। सबको लगता है डायरेक्टर के पीछे छुपना इम्पॉसिबल है। चाहे कोई भी चीज पीछे से फेंको, ये चुपके से अटैक करो, इवन सब पहले से ही फील कर लेता है। बच्चे के लिए एक किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। सीरियस फेस के पीछे वो उनका फेवरेट फ्लेमेट था। सब बच्चे की उसके पास जमा हो जाते हैं। इवन उन्हें देखकर सोचता है बस 2 हफ्ते और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग मिशन। तब तक उसके पास थोड़ा फ्री टाइम होगा। लेकिन उसकी ये शांति सिर्फ कुछ घंटों की थी। सीन कट, एक अंधेरे कमरा फिर से लिया। एक कुर्सी से बंधी हुई थी। 2 आदमी उसे इंट्रोगेट कर रहे थे। एक किडनैपर गुस्से से पूछता है, प्रेजेंस छुपाना तुमने कैसे सीखा? पिसिलिया बिना डरे जवाब देती है, हमारा डायरेक्टर ने सिखाया। दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। डायरेक्टर, इतना कॉमन नेम? लेकिन उनकी हंसी अचानक रुक जाती है। रूम में किसी और प्रेजेंस की आ चुकी थी। एक मिस्टीरियस औरत धीरे से अंदर आती है। ठंडी आवाज में पूछती है, अब तुम लोग किस डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो? पिसिलिया उस औरत को देखते डर जाती है। मेरे डायरेक्टर। औरत अपने हाथ उठाते हैं। उसकी हाथ पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। सीन सीधे इवन की ऑफिस में शिफ्ट होता है। ऑर्फेनेज के लोग भागते हुए अंदर आते हैं। डायरेक्टर, पिसिलिया को किडनैप कर लिया गया है। इवन तुरंत उसके कपड़े उठाता है और उन पर बना हुआ क्रॉस वाले हैंडक्राफ्ट दिखता है। उसके चेहरा सीरियस हो जाते हैं। ये नॉर्मल किडनैपिंग नहीं थी, ये समन था उसके पुरानी मास्टर का। नरेशन बताता है कि जिस औरत ने एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड बनाई थी वही उससे बुला रही थी। नाम एनडी शैडोब्लेड, ऑफिशियली रिटायर्ड, रियलिटी में अब भी सबसे डेंजरस लोगों में से एक। इवेंट बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़ता है। उसका डेस्टिनेशन था प्रिजन काया के साउथ अंडरग्राउंड कैनल्स। पहली बार वो खुद उस जगह जा रहा था और सिर्फ 3 घंटे के अंदर उसे हिडन एंट्रेंस मिल भी जाती है। रास्ते में हमें समझाई जाती है, डिमन किंग की वॉर के बाद कैपिटल के बीच एक नेमलेस स्टैचू की हीरो की स्टैचू लगी थी, लेकिन एक दिन पूरी स्टैचू ही गायब हो गई। किसी ने राजधानी से बीच से ही पूरी स्टैचू को ही चुरा लिया।
और किसी को पता भी नहीं चला, बस एक मैसेज छोड़ा गया था। उस पर साइन था एनडी। इवन अंडरग्राउंड डंजन के अंदर पहुंचता है और उसके सामने वही चूड़ी हुई स्टैचू खड़ी थी। स्टैचू के नीचे एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। ये ट्रिब्यूट था पुराने वॉरियर्स के नाम। इवन चुपचाप अपना सिर झुकाता है, कुछ पल बिल्कुल खामोशी, फिर धीरे से सोचता है मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तभी स्टोन वॉल खुलने लगती है, एक सीक्रेट पैसेज सामने आ जाती है। इवन बिना डरे अंदर उतर जाती है। नीचे एक एलिगेंट रूम, बीच में टेबल और टेबल के पास एक औरत कॉफी पकड़े हुए उसका इंतजार कर रही थी। वो हल्की सी स्माइल करता है। 7 साल बाद मिल ही गए लिटिल इवान। यह थी एनडी, फॉर्मर हीरो पार्टी का मेंबर शैडो ब्लेड और इवन की पुरानी मास्टर। 100 साल पहले उसने उस वैम्पायर को धोखा दिया था जिसने उसे वैम्पायर बनाया था। इसी वजह से वैम्पायर आउटब्रेक खत्म हुआ। एनडी इवन के कप के तरफ देखता है, कॉफी अभी तक अनटच थी। वो मुस्कुराकर पूछती है पॉइजन से डरते हो? इवन मन ही मन सोचता है मैं तो नॉर्मली आइस कॉफी पीता हूँ। लेकिन वो सीधे मुद्दे पर आ जाता है, प्रिसिलिया कहाँ है? एनडी का स्माइल और ही गहरा हो जाती है और कहता है आंखों में इतनी हॉस्टाइल अच्छी नहीं लगती। अचानक रूम का प्रेशर बढ़ने लगता है। इवन का पैर जमने लगता है। एक खूनी लाल ऑरा सारे रूम में फैल जाती है और उस ऑरा से एक जाइंट रेड सर्पेंट बनने लगता है, जैसे उसके आसपास लपट लेती है। एनडी धीरे से बोलती है हॉस्टिलिटी सिर्फ शिकार देखती है। इवन तुरंत समझ जाता है ये सिर्फ इंटिमिडेशन नहीं, पूरा किलिंग इंटेंट था। एनडी ठंडी आवाज में कहती है फिर से लिया सेफ है, लेकिन पहले मेरी सवालों का जवाब दो। रूम का एटमॉस्फेयर अब बिल्कुल हेवी हो चुका था। लाल एनर्जी सरमेंट इवेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एनडी उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है इतने सारे ऑर्फनेज को इकट्ठा करके तुम क्या करना चाहते हो? इवेंट चुपचाप रहता है। उसके दिमाग में पुरानी यादें चलने लगती है जब एनडी के लिए ऑर्फन्स को अपनाना नॉर्मल बात थी, लेकिन अब इवेंट उन्हें ट्रेनिंग कर रहा था, छुपना, एम्बुश करना और कॉम्बैट की ट्रेनिंग। ये सब देखकर किसी को भी लगेगा जैसे वो एक नया एसोसिएशन कोर्ट बना रहा हो और एनडी के लिए ये ऑलमोस्ट वार डिक्लेयर जैसा था। वो थोड़ा सा मुंह फैलाकर बोलती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये सब। फिर उसकी नजर इवेंट की दाढ़ी पर जाती है। वो हंस पड़ती है, वैसे मुझे सच में लगा था उसका दाढ़ी छुपने का चीज है। इवेंट कुछ नहीं बोलता, बस उसे देखता रहता है। फिर हमें समझाया जाता है डेमन किंग की डेथ के 4 साल बाद किंगडम 2 हिस्सों में बट गया था। एक साइड क्राउन प्रिंस का जो वार चाहता था और दूसरी तरफ प्रिंसेस एलिजाबेथ जो पीस चाहती थी। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए प्रिंसेस ने कुछ एजेंट को सीक्रेटली वापस बुलाया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो सब मर चुके थे, लेकिन रियलिटी में उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। इवन धीरे से बोलता है मैं भी उन्हीं एजेंट में से एक हूँ, मुझे एलिजाबेथ ने भेजा है। एनडी उसकी तरफ घूरते रहता है। इवन आगे बोलता है एकेडमी को स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना ये मेरी ड्यूटी है। फिर वो सीधे सवाल पूछता है अगर तुम्हें सब कुछ पता था ये तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? इवन की आवाज और ठंडी हो जाती है, या फिर तुम क्राउन प्रिंस के साथ मिल चुके हो? रूम में फिर से टेंशन भारी हो जाती है। दोनों की किलिंग इंटेंट सीधे टकरा रही थी, सिचुएशन और बिगड़ने ही वाली थी। तब इवन एक और नाम लेता है तुम्हारी डिसाइबल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाली है ना? एनडी की आंखें सिकुड़ जाती है। इवन आगे बोलता है उसकी सिक्योरिटी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एनडी ने उसकी बात गलत समझ ली। उसे लगा इवन उसकी डिसाइपल को टारगेट बना रहा है। अगले ही सेकेंड वो जोर से चिल्लाता है लूसिया। डोर तुरंत खुलता है। एक यंग गर्ल हंसते हुए रूम में एंटर करती है। जी मास्टर। एनडी मुस्कुराकर बोलती है अपना इंट्रोडक्शन दो। लड़की खुशी से इवन को सामने झुककर कहती है हेलो, मेरा नाम लूसिया है। इवन उसे ध्यान से देखता है, फिर पूछता है तुम्हें पता है तुम्हारी मास्टर क्या है? लूसिया बिना एक सेकंड सोचे स्माइल करता है हाँ, मेरा मास्टर एक इंसान है। इवन थोड़ा सरप्राइज होता है। लूसिया फिर मुस्कुरा कर कहती है रेस इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंसान कैसा है ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सुनते ही एनरी के चेहरे पर एक प्राउडली स्माइल आ जाती है, जैसे उसे दुनिया का सबसे प्रीशियस ट्रेजर मिल गया हो। लूसिया की बात सुनते ही रूम कुछ पल में के लिए बिल्कुल शांत हो चुका था, लेकिन अगले ही सेकेंड लाल ऑरा फिर से रूम में फैल जाती है। एनडी ठंडी आवाज में बोलती है मैं इवेंट को मारना नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ी तो रुकूंगा भी नहीं। ये सुनते ही इवेंट भी अपनी एक्स निकल लेता है। दोनों फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है। इवेंट सीधे पूछता है आखिर तुम्हारी लॉयल्टी किसके तरफ है, रॉयल फैमिली या प्रिंस अलेक्जेंडर? एनरी एकदम कंफ्यूज हो जाता है और कहता है अलेक्जेंडर। फिर वो उल्टा सवाल पूछता है क्या तुम उसके साथ हो?
इस बार शौक इवेन को लगता है मैं उसके साथ कभी नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते रहता है, कुछ सेकंड तक बिल्कुल साइलेंस, और फिर दोनों को एक साथ रियलाइजेशन होता है ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग था। एनरी थक कर माथा पकड़ लेती है, तुम बात को इतना मुश्किल क्यों बना देते हो। साइड में खड़ी लूसिया हंस पड़ती है, मास्टर आप दोनों की जोड़ी काफी फनी लगती है। ये सुनते ही एनडी उसे घूर कर कैद देखती है। लूसिया तुरंत चुप हो जाती है। इवेन लंबी सांस लेकर फाइनली अपनी कॉफी का पहला सिप लेता है और मन ही मन सोचता है इस मीटिंग का ओवर टाइम मिलना चाहिए था। अब जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी, इवेन सीधे बोलता है अगर तुम खुद लूसिया को प्रोटेक्ट करोगी तो मुझे इसकी टेंशन लेना की जरूरत ही नहीं। फिर हमें समझाया जाता है लूसिया और एनरी का रिश्ता मास्टर और डिसाइपल से भी ज्यादा माँ और बेटी जैसा था। मीटिंग धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। एनरी अचानक एक और सवाल पूछती है, वैसे तुमने ऑर्फन को एम्बुश करने क्यों सिखाया। एवन तुरंत मना कर देता है, मैंने उन्हें एम्बुश नहीं सिखाया, सिर्फ सर्वाइव करना सिखाया है। कुछ देर बाद इवेन प्रिसिलिया के साथ ऑर्फन की तरफ वापस चल रहा था। रास्ता लंबा था और दोनों चुपचाप चल रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रिसिलिया धीरे से आवाज लगाती है। डायरेक्टर इवेन उसकी तरफ देखता है। लड़की थोड़ा हिचकिचाहट उससे पूछती है, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हो। इस सवाल सुनते ही इवेन एकदम रुक जाता है। उसे गवर्नमेंट एजेंट की विजिट याद आती है, अपनी रिसेंट एब्सेंस याद आती है, और फिर उसे समझ आ जाती है जो प्रिस्किला को लग रहा था कि वो भी उसे छोड़कर चला जाएगा, बिल्कुल उसकी फैमिली की तरह। और उसके लिए ये सोचते ही सबसे बड़ा डर था। प्रिस्किला का सवाल सुनते ही इवन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ आ गया था ये सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन नहीं था, ये एक वार ऑर्फन का डर था। उसे लग रहा था जैसे उसका घर फिर से टूटने वाला हो। अचानक प्रिस्किला की आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो रोते हुए बोलती है, डायरेक्टर प्लीज हमें छोड़कर मत जाना। इवन धीरे से अपना कोट उतारता है और उसके कंधों पर रख देता है। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस पल प्रिस्किला के डर उस ठंडी हवा से भी ज्यादा था। इवन कुछ देर आसमान की तरफ देखता है। उसके दिल में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक तरफ उसका सपना कोरिया वापस जाना और दूसरी तरफ ये बच्चे जो उसे अपना घर मानते थे। थोड़ी देर बाद इवन फाइनली जवाब देता है, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। फिसलिया की सांस रुक जाती है, लेकिन इवन तुरंत मुस्कुरा कर बोलता है, लेकिन मैं तुम सबसे मिलने वापस आता रहूंगा। ये सुनती ही फिसले के चेहरे पर रिलीफ आ जाती है। वो आंसू पोंछ कर हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर हमें समझाई जाती है इवन को परमानेंटली ऑर्फनेज को लौटने में लगभग 3 साल लगेगा। सिंस शिफ्ट ऑर्फनेज के सारे बच्चे के एक साथ बैठे थे। सब यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे थे। एग्जाम नवंबर में था। पिछलिया अचानक खड़ी होती है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। वो जोर से बोलती है, अगर हम सब पास कर लेंगे तो सिर्फ 1 साल में ही डायरेक्टर से दोबारा मिल सकते हैं। ये सुनते ही सारे बच्चों का मोटिवेशन डबल हो जाते हैं। पिछलिया सबको लाइन में खड़ा करता है और अपना पुराना रूल याद दिलाता है। गेम का रूल्स वही दे रहेगा, मिशन का दौरान कोई पकड़ा नहीं जाएगा। सारे बच्चे के एक साथ जवाब देते हैं, यस। उस दिन के बाद पूरा ऑर्फनेज सिर्फ एक गोल के लिए पढ़ाई करने लगता है, यूनिवर्सिटी। उधर इवेन अपने ऑफिस में बैठते हुए रिपोर्ट चेक कर रहा था। एक एक मिशन पर टिक लगा रहा था। प्रिंस सिसिलिया प्रोटेक्टेड, एनडी के डिसाइबल सेफ, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। इवेन अगला डॉक्यूमेंट उठाता है और धीरे से बोलता है, अब अगला टारगेट। सीन चेंज होता है। एक ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही थी। ट्रेन के कंपाउंडमेंट के अंदर एक खूबसूरत शॉर्ट सीट के पास रखी थी। विंडो के पास बैठी थी एक गोल्डन बालों वाली लड़की। उसका नाम था इजाबेल। और हमें समझाया जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं, ये थी लेजेंडरी हीरो की बेटी। ट्रेन धीरे धीरे कैपिटल की तरफ बढ़ रही थी और वो चुपचाप बाहर का नजारा देख रही थी। फिर हमें पास्ट में ले जाती है। हीरो पार्टी नॉर्मल एडवेंचर नहीं थी, ये असल में एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड थी। खत्म कर देने वाला स्क्वाड था। उनका काम था एनिमी टेरिटरी में घुसना और डिमन किंग के जनरल्स को क्वाइटली एलिमिनेट करना। हर मिशन सीक्रेट, हर ऑपरेशन डेथ के साथ। लेकिन इन सब के बीच एक आदमी था जो बिल्कुल अलग था। हीरो मैक्सिमिलियन, हमेशा स्माइल करता हुआ, बिल्कुल केयर फ्री। उसकी टीम उसे रोज डांटते थे, थोड़ी चुप रहो, हर जगह अटेंशन क्यों खींचता है। लेकिन मैक्सिमिलियन किसी की सुनता ही नहीं था। एक रात पूरा हीरो पार्टी माउंटेन के ऊपर खड़ा था। गैल्बर्ट अपनी शॉट निकलता है, जोल भी अटैक कर देता है। सब एक दूसरे का कॉम्प्लीट कर रहे थे। एनडी पीछे खड़ी ये सब कुछ को देख रहा था। तुम लोग कब सीरियस हो गए। जोल हंसते हुए बोलता है, बस वार्म अप था। उसकी हाथ टूट चुकी थी। पेट्रियसा तुरंत हीलिंग मैजिक यूज करता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है और जोर से चिल्लाता है, मैं
दुनिया पर अपना नाम छोड़कर जाऊंगा। बाकी सब एक साथ बोलता है बस करो, लेकिन अगले ही सेकेंड सबकी आंखें खुल जाती है। एक इतना पावरफुल स्लैश निकलता है, एक पूरा माउंटेन की टॉप ही उड़ जाती है, आसमान तक हिल उठता है और उस स्ट्राइक के वजह से हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर जाग जाते हैं। पूरा हीरो पार्टी, आयरन ड्रैगन जनरल और डेमन आर्मी भागते फिरते हैं। सब जमीन पर गिरकर सांस ले रहे थे। तभी मैक्सिमिलियन आसमान की तरफ उंगली उठते दिखाता है और प्राउडली बोलता है, देखा, मैं स्काई को काट कर दिया। बाकी सब उसे घूरते रहते हैं और तुरंत जवाब देता है, माउंटेन काटना ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है। फिर हमें समझाया जाता है हीरो पार्टी सब पागल से भरी हुई थी और उन सब में सबसे बड़ा पागल था मैक्सिमिलियन। उसने स्काई को इसीलिए काट नहीं किया कि कोई एनिमी मर जाए, उसने सिर्फ स्टार देखने के लिए रात का आसमान काट दिया। और सबसे फनी बात, ये सब उसने सिर्फ इवन को इरिटेट करने के लिए किया था। डिवन किंग को हराने के बाद मैक्सिमिलियन अचानक दुनिया से गायब हो गया। लोगों को हीरो याद रहा, लेकिन मैक्सिमिलियन नाम का इंसान धीरे धीरे सब भूल गया। फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। इवन ट्रेन की कंपार्टमेंट में बैठा था, उसके आसपास 5 गवर्नमेंट एजेंट्स बैठे हुए था। एक एजेंट पूछता है, सर आप ठीक है? इवन बस उन्हें घूरता रहता है और अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा था। उसे याद आता है जब उसने पहली ट्रेन अटैक रोक दिया था, गवर्नमेंट ऑफिसर उसे मिले थे। ऑफिसर हैरान था, तुम्हें एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता थी? इवन सच नहीं बता सकता था क्योंकि उसे सब स्टोरी का ग्लिच की वजह से पता था, लेकिन गवर्नमेंट को लगा इवन के पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क है। और इवन ने भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की, क्योंकि कभी कभी मिस्ट्री ही सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। बस उसी डिसीजन का रिजल्ट था ये 5 एजेंट जो अब उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। इवन एक नजर उन सब पर डालता है, सब ने सेम ब्लैक सूट पहने हुआ था, सब एक ही कंपार्टमेंट में चिपक कर बैठे थे। इवन माथा पकड़ लेता है, ये सब सीक्रेट एजेंट है या स्कूल पिकनिक पे आए हैं? सब एजेंट सीधे बैठ जाते हैं। इवन लेक्चर शुरू कर देता है, सबसे पहले गलती, एक जगह ग्रुप बनाकर मत बैठो, ट्रेन में इतनी सीट खाली है। फिर भी सब एक साथ। एजेंट चुप, इवन रुकता ही नहीं। छुपना और ऑब्जर्वेशन, भेस बदलना, एस्केप रूट, हर टॉपिक पर क्लास चलती रहती है। ट्रेन चलते चलते लेक्चर भी चलता रहता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे और पूरा 18 घंटे। ट्रेन फाइनली स्टेशन पर रुकती है। एजेंट उतरते वक्त बिल्कुल थक चुके थे, उनके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे किसी बैटलफील्ड से लौट कर आए हैं। वो जल्दी जल्दी इवन को सैल्यूट करता है और भाग जाते हैं। इवन उन्हें दूर जाते देखकर हल्की सी स्माइल करता है। उसने उसे सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी, बल्कि एक नया मिशन भी दिया। ऑस्कर, नाइट गिलबर्ट का बेटे का प्रोटेक्शन तुम लोग संभालोगे। अब गवर्नमेंट एजेंट को ध्यान उधर चला गया और इवन फाइनली सर्वेलेंस से फ्री हो गया। इसी वक्त स्टेशन की उस दूसरी प्लेटफॉर्म पर इजाबेल अपनी सूटकेस लेकर चल रही थी। उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह ठंडा था। वो अपने कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक सूट पहने हुआ एम्प्लॉयर उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन थप इजाबेल तुरंत उसका हाथ झटक देता है। ठंडी नजर से उसने देखकर बोलती है, टच मत करो। एम्प्लॉय कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेल सिर्फ एक ही बात कहती है, गेट आउट। वो चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन डोर बंद होते ही उसकी चेहरा बदल जाता है। उसकी मुंह से तेज दांत बाहर निकल आती है और उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा चमक उठती है। एक्सप्रेस ट्रेन अब कैपिटल की तरफ दौड़ रही थी और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाली है। ये रूट पुरानी वॉल फ्रंट के पास गुजरता था। पूरा रास्ता आर्मी की हेवीली गार्डेड चेक पॉइंट थे। टोटल 30 स्टेशन, लेकिन सिर्फ 3 जगह ऐसी थी जहां टेररिस्ट अटैक के चांस था। पहली जगह रेंजर जोन शांति से क्रॉस हो गया, दूसरी भी कोई अटैक नहीं, इवन चुपचाप बैठे था। उसके हाथ हमेशा की तरह हथियार पर था। अब सिर्फ आखिरी डेंजर जोन बचा था। ट्रेन धीरे धीरे उस एरिया से एंटर करता है। पूरा कंपार्टमेंट बिल्कुल खामोश, सब पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे हुए था। कुछ मिनट बीत जाती है, फिर भी कुछ नहीं होता। इवन की आंखें सिकुड़ जाती है। इम्पॉसिबल, अटैक अब तक हो जाना चाहिए था। उसके दिमाग में एक अजीब सा डाउट आता है, क्या मेरी प्रिडिक्शन गलत थी? ये पहली ट्रेन अटैक सिर्फ एक संजोग था? इवन और गहरी सोच में चला जाता है। अगर ये दुनिया ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आता है। हीरो अपनी दुनिया में वापस चला गया, लेकिन उसके बाद इस दुनिया का क्या हुआ? फ्लैशबैक, इवन को अपनी असली जिंदगी याद आती है। किमोन ओफ कोरिया का मॉडल लाइफ, नॉर्मल दुनिया। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे बंद हो जाती है। मुझे घर वापस जाना है।
उसके लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट मिशन वही था। तभी बूम, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन पूरी ट्रेन को हिला देता है। अचानक हर तरफ आग ही आग, मेटल के टुकड़े हवा में उड़ने लगता है। ट्रेनिंग बीच से ही दो हिस्से टूट जाती है और पूरी बॉगी सीधे नीचे घाटी की तरफ गिरने लगती है। पैसेंजर जोर जोर से चीखने लगता है। इजाबेल भी बैलेंस खो देती है। पूरा कंपार्टमेंट उलट पुलट हो जाता है, लेकिन इस केओस के बीच सिर्फ एक आदमी बिल्कुल शांत था, इवन। वो एक सेकेंड में सिचुएशन समझ लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए गिरती हुई ट्रेन से जंप कर देता है। उसके पीछे पूरी ट्रेन गिर रही थी। ऊपर पूर्णिमा की चांद चमक रहा था और उस चांद के सामने इवन हवा में उड़ते हुए नजर आता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। ट्यूटोरियल अभी खत्म नहीं हुआ। नीचे ट्रेन की जलता हुआ मलबा घाटी में बिखर चुका था। हर तरफ धुआं, आग और चीखे। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये एक और केयरफुली प्लान अटैक था। धुआं इतना था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इसी मलबे के अंदर इजाबेल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी पूरा शरीर चोट लगी हुई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब हुआ क्या है। तब उसकी नजर सामने पड़ती है। उसकी अटेंडेंस उसके ऊपर गिरे हुए था। मुंह से खून निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो टूटी हुई ट्रेन की भारी मेटल अपने कांधों पर संभाल कर खड़ा था, सिर्फ एक वजह से, ताकि इजाबेल बच सके। इजाबेल शौक में उसे देखते रहता है। कुछ देर पहले उसने इसी आदमी को डांट कर बाहर भेज दिया था, फिर भी उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। अटेंडेंस मुश्किल से बोलता है, प्रिंसेस भाग जाए, मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। इजाबेल की आंखें में आंसू आ जाता है। वो गुस्से और दर्द में से चिल्लाता है, इडियट, जिस लड़की से तुम नफरत करते थे उसे बचाया क्यों? वो और भी धीरे से बोलती है, मेरे हीरो फादर को भी मेरी परवाह नहीं होगी। तभी पीछे से एक शांत आवाज आती है, मुझे ये सब पहले से ही पता था। वो सीधे इजाबेल को देखकर कहता है, उसने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम हीरो की बेटी हो, मैक्सिमम की लेगेसी हो। एक कहकर इवन एक हाथ से वो भारी ट्रेन का हिस्सा पकड़ता है और आसानी से ही उठा देता है। बूम, मेटल का पूरा स्ट्रक्चर साइड में गिर जाता है। अटेंडेंस फाइनली फ्री हो जाता है। इवन उसे देखकर पूछता है, नाम? वो मुश्किल से जवाब देता है, डायन। इवन सिर हिलाता है, सिर्फ पूछता है, जीना चाहते हो? डायन बिना सोचे बोलता है, हाँ। इवन पॉकेट से एक ग्रीन पोशन निकलता है, बोतल की ढक्कन खोलता है और वार्निंग देता है, पेन बहुत होगा। लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था। पोशन जैसे ही उसके शरीर में जाता है, वो जोर से पागल की तरफ चिल्लाने लगता है। डायना इतनी जोर से चिल्लाता है जैसे उसकी जिंदा जला दिया जा रहा हो। इसेबेल ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है नाइट ने बिना आवाज निकाली एक डर से अली। रियलिटी में नैने पूरे जंगल में ही हिला देने वाले चीखे मार रही थी। कुछ ही पल बाद हुसैन अपना काम कर देती है। उसके सारे घाव भरने लगता है। डायना उठकर इजाबेल को कुछ बोलने ही वाला था कि धक, इजाबेल सीधे उसके मुंह पर पंच मार देती है। बेचारा डायन वापस बेहोश। इवन सिर पकड़ लेता है, तुमने इसे दोबारा मारा? अभी अभी तो ठीक हुआ था। लेकिन मजाक का टाइम खत्म हो चुका था। इवन के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो जंगल की तरफ देखता है। एनिमीज अब नीचे उतरने वाला है। वो इजाबेल को ऑर्डर देता है, डायना को उठाओ, लेकिन इजाबेल अपनी शॉट निकाल लेती है। मैं भी लड़ सकती हूँ। उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन हाथ अभी भी कांप रहे थे। इवन हल्का सा मुस्कुराता है, टैलेंट है हमारे पास, लेकिन अभी जरूरत नहीं। फिर सर्वाइवर की तरह मुड़कर बोलता है, आग जला कर रखो, ब्लैंकेट यूज करो और मेरी वापस आने तक कहीं मर मत जाना। इस कहकर इवन बिना पीछे देखकर अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बैटलफील्ड में हमेशा सेकेंड वर्ड सिचुएशन के लिए रेडी रहो। ये कॉट का गोल्डन रूल था। ट्रेन क्रैश के बाद नॉर्मल लोग क्या करेंगे? सीधे भागने की कोशिश। और एनिमी भी ये बात जानता था, इसीलिए इसलिए वो कभी सर्वाइवर को पीछा नहीं करता। पहले उन्हें खुद को एक्सपोज करना देता है, फिर चारों तरफ से घेर कर अटैक करते हैं। इवन धीरे से मुस्कुराता है, अगर एनिमी सबसे बड़ा डेंजर है तो मुझे उसे भी बड़ा नाइटमेयर बनना पड़ेगा। ये सोचकर वो जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद एक एनिमी सोल्जर टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। उसे लगता है शिकार आसान होगा, लेकिन बैंग, एक गोली सीधे उसकी भेजा में लगती है। सोल्जर वही गिर पड़ता है। बाकी लोग घबरा जाते हैं। शूटर कहाँ है? जोर से चिल्लाता है। हर तरफ देखता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। गनशॉट की आवाज जंगल के दूसरी कोने से आती है। सोल्जर इधर उधर भागता है। तभी इवन अचानक पैरों के बीच के से निकलता है। एक सोल्जर कुछ समझ ही नहीं पाता, उसे उससे पहले ही स्लैश, कुल्हाड़ी उसके सीधे गर्दन पर। दूसरा सोल्जर गन उठाता है, लेकिन इवन उसे भी पहले पहुंच जाता है। एक और एनिमी खत्म। इवन बिना रुक शैडो में मूव करता रहता है। हर अटैक साइलेंट, हर किल परफेक्ट। कुछ ही मिनट में कई सोल्जर जमीन पर पड़े थे।
इवन गहरी सांस लेता है, फिर आराम से अपनी पिस्तौल रिलोड करता है। फिर हमें समझाया जाता है ये एलिमिनेशन यूनिट का स्पेशल टैक्टिक थी। एक आदमी पूरा ग्रुप को सराउंड कर सकता है। उधर एनिमी कैंप में एक सोल्जर भागते हुए आता है। कैप्टन, 3 और लोग मर गए। सेंचुरियंस का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसे लगता है कोई एलाइट वेसल यूनिट उन पर अटैक कर रहे हैं। हर तरफ से गनशॉट और आ रहे थे, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी पीछे। लेकिन कैप्टन को कुछ अजीब लगता है। वो एक सोल्जर से पिस्टल छीन लेता है और अचानक आसमान की तरफ फायर करता है। बैंग! सब उसकी तरफ देखने लगता है। कैप्टन धीरे से मुस्कुराता है। एनिमी सिर्फ एक आदमी है। सब शौक हो में आ जाता है। एक आदमी? इम्पॉसिबल! कैप्टन उन्हें जंगल की तरफ ले जाते हैं और वहां सच सामने आ जाता है। फेरे के बीच पतले वायर्स बंधे हुए था। उन वायर से पिस्टल अटैच किया गया था। जैसे कोई वायर टच करता, गन अपने आप ही फायर कर देती। यानी कि जितनी देर वो गन शॉट सुन रहे थे, वो इवन नहीं, उसकी खुद की ही गन चल रही थी। कैप्टन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। हमें अपने ही हथियार से बेवकूफ बन गए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती, क्योंकि स्लैश इवन की एक सीधे उसके पास खड़ा सोल्जर को गिरा देती है। खून बर्फ पर बिखर जाता है। कैप्टन तुरंत पीछे हटता है। अब उसे समझ आ चुका था, सारे गन शॉट, सारे ट्रैप्स, सब सिर्फ एक बेट थी। इवन ने उन्हें जंगल के अंदर खींच लिया है। एक सोल्जर घबराकर बोलता है, सर, क्या हीरो की बेटी ये सब कर रहा है? कैप्टन तुरंत सिर हिला देता है। नहीं। उसके दिमाग में पुरानी यादें चलने लगती है। हीरो एक ऐसा मॉन्स्टर था जो अकेला पूरे आर्मी को ही हिला देता था, और अब उसे वही फीलिंग दोबारा आ रही थी। कैप्टन जोर से ऑर्डर देता है, सब लोग रिग्रुप करो, टारगेट को जंगल के अंदर ढूंढो। फिर वो धीरे से बोलता है, मैं अकेला जाऊंगा। ये सुनकर उसका सोल्जर भी शॉक हो जाता है। उधर कैंप के पास सर्वाइवर आग के पास बैठे थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। इजाबेल नैने के पास बैठी थी। वो अभी भी बेहोश था। अचानक इजाबेल का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। अंधेरे में से एक बड़ा सा शैडो बाहर निकलता है। मूनलाइट की उसके चेहरे पर पड़ती है। एक सिंग वाले आदमी का हेवी आर्मर पहने हुआ सीधे कैंप के सामने खड़ा होता है। वो बिल्कुल शांत आवाज में बोलता है, मैं इंपीरियल गार्ड का फॉर्मर सेंचुरियन हूँ। उसकी आंखें सीधे इजाबेल पर टिक जाती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकलता है और आज मैं हीरो की बेटी से खुद लड़ूंगा। दूसरी तरफ इवेंट जंगल में चल रहा था। उसका एक्स पर अभी भी खून लगा हुआ था। वो अपने दिमाग में एनिमी की काउंट करता है। कैप्टन के अलावा लगभग 15 सोल्जर, और उनमें से ज्यादातर को वो ऑलरेडी खत्म कर चुका था। इवन अपनी ब्लेड साफ करता है, फिर सोच में डूब जाता है। ये सिर्फ ट्यूटोरियल होना तो नहीं चाहिए था। फिर ऑफिशियली इतनी हाई क्यों है? उसे याद आता है दूसरी लोगों की ट्यूटोरियल कितना इजी था। लेकिन इजाबेल ट्रेन कैश के तुरंत एलाइट एनिमीज के सामने खड़ा कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, एनिमी बॉस के पास भी कॉम्बैट परसेप्शन जैसा एबिलिटी थी। इवन धीरे से बोलता है, ये लोग मजाक तो नहीं कर रहे? ये सच में इजाबेल को मारना चाहते हैं? वो कुछ देर रुकता है, फिर उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। ओरिजिनल स्टोरी में हर ट्रेन अटैक की ओर एक हेल्पर आता था जो हीरोइन को जान बचाता था। इवन आसमान की तरफ देखता है और धीरे से मुस्कुरा देता है, कहीं वो हेल्पर मैं ही तो नहीं? ये सोच उसके दिल में चुप जाती है। अगर मैं सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ तो मेरा एंडिंग कब आएगा? क्या मैं कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं पहुंच जा पाऊंगा? ये सवाल उसके दिमाग में हर बार घूमने लगता है। इवन दूर कैंप की तरफ देखता है जहां असली बैटल अब शुरू होने वाली थी। कैंप के पास फॉर्मर सेंचुरियन धीरे धीरे इजेबेल की तरफ बढ़ता है। सर्वाइवर डरे हुए पीछे हट जाते हैं। सेंचुरियन ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, हीरो की बेटी बस इतनी सी? इजाबेल अपनी स्वर्ण मजबूती से पकड़ लेती है। उसके शरीर में जख्म था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह डिटर्मिनेशन था। दूर पहाड़ी के ऊपर इवेन ये सब देख रहा था। इजाबेल बिना जवाब दिए सीधे अटैक कर देती है। क्लैंग! दोनों स्वॉर्ड टकराती है, लेकिन सेंचुरियन बिना मेहनत के उसके अटैक रोक देती है। वो हंसकर बोलता है, सिर्फ थ्योरी से शॉट चलाना नहीं आता, असली कॉम्बैट खून मांगता है।
इज़ाबेल दांतों से होंठ दबा लेती है। वो पूरी ताकत से दोबारा अटैक करता है, लेकिन सेंचुरियन का एक हेवी स्ट्राइक उसे पहले से ही धक्कल देती है। सर्वाइवर की सांसें जम जाती है। सेंचुरियन फिर बोलती है, स्वॉर्ड का एक ही नाम होता है, दुश्मन को चीर देना, और तुमने कभी असली बैटलफील्ड देखा ही नहीं। गुस्से में इज़ाबेल जोर से चिल्लाता है और एक और अटैक, लेकिन जेन सेंचुरियन उसकी स्वॉर्ड उड़ा देती है। तलवार दूर जाकर जमीन पर धंस जाती है। इज़ाबेल घुटने के बल गिर पड़ती है। अब वो बिल्कुल निहत्ती थी। सेंचुरियन धीरे से उसके गाल पर स्वॉर्ड रख देता है और ठंडी आवाज में पूछता है, मरने से पहले कोई आखिरी बात। इज़ाबेल चुप रहती है, लेकिन उसके दिमाग में अपने फादर की आवाज गूंजता है, कभी हीरो बनने की कोशिश मत करना। और एक और याद सामने आती है, 10 साल पहले किंगडम की नाइट्स घुटनों पर के बल बैठे हुए था। किंग उन्हें ओथ दिलाता है, अपनी कमजोरी कभी मत भूलना। वही इंसान सच्ची नाइट बनता है, जो अपनी हद समझता है। ये वर्ड्स इज़ाबेल के दिल में उतर जाती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और पहली बार अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करती है। इस पल सेंचुरियन अपनी स्वॉर्ड नीचे लाता है, लेकिन स्विस इज़ाबेल अचानक झुक जाती है। अटैक उसके सिर के ऊपर निकल जाता है। वो जमीन पर स्लाइड करता है हुए अपनी स्वॉर्ड की तरफ भागता है। सर्वाइवर जोर से चीखती है, इज़ाबेल। सेंचुरियन तुरंत मुड़कर दूसरा अटैक करता है, लेकिन इस बार इज़ाबेल अपनी स्वॉर्ड का हिल पकड़ चुकी थी। क्लैंग वो अटैक ब्लॉक कर लेती है। अब वो सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं, अपनी पीछे खड़े सर्वाइवर के लिए लड़ रही थी। उसकी आंखों में पहली वाली डर नहीं था, सिर्फ डिटर्मिनेशन था। वो जोर से सांस लेता है और एक के बाद एक अटैक शुरू कर देता है। तलवार इतनी स्पीड से टकराते हैं कि चिंगारियां उड़ने लगती है। सेंचुरियन की आंखें फैल जाती है। ओ, ये अचानक इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई? वो जोर से चिल्लाता है। इज़ाबेल उसके डिफेंस में एक छोटा सा ओपनिंग देख लेती है और बिना एक सेकेंड वेस्ट किए सीधे थ्रस्ट मार देता है। स्वॉर्ड सेंचुरियन के सीने को चीर कर निकल जाती है। पूरे बैटलफील्ड एक पल के लिए खामोश हो जाता है। सेंचुरियन से नीचे देखकर मुस्कुरा देता है। खून उसके मुंह से बाहर निकलता है। वो धीरे से बोलता है, पहले हीरो ने मुझे हराया था और आज उसकी बेटी ने। वो घुटनों के बल गिरता है और जमीन पर ढेर हो जाता है। फाइट खत्म। इज़ाबेल थक कर स्वॉर्ड का सहारा लेती है। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। सर्वाइवर खुशी से चेयर करते हैं, सब बच गए हैं। तभी पीछे से एक शांत आवाज आती है, अच्छा फाइट था। सब मुड़कर देखता है। इवन धीरे धीरे उनकी तरफ चलकर आ रहा है। वो सेंचुरियन की डेड बॉडी देखकर कहता है, ये लास्ट एनिमी था। फिर इज़ाबेल की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करता है। उसे समझ आ चुका था, आज ये बैटल इज़ाबेल के अवेकनिंग मोमेंट था, और अगर वो इंटरफेयर करता तो शायद ये ग्रोथ कभी नहीं होती। लेकिन उसकी सपोर्ट की वजह से ही आज कोई भी नहीं मरा, और पहली बार इवेंट की एहसास होता है, मैं सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं हूँ। दूर आसमान में मॉर्निंग स्टार चमक रहा था। इवेंट को हीरो मैक्सिमन की याद आ जाती है, वो याद जिसने कभी स्टार देखने के लिए आसमान को काट दिया था। इवेंट धीरे से आसमान की तरफ देखता है, फिर अपनी पॉकेट से एक छोटी सी ग्रीन पोशन निकलता है। उसकी नज़र इज़ाबेल पर टिक जाती है और वो शांत आवाज में बोलता है, अब इंट्रोगेशन शुरू हो करता है। डीमन गुस्से से इवन को घूरता रहा। हीलिंग पोशन उसकी पूरी बॉडी पर लगातार डाला जा रहा था और हर एक बूंद उसके लिए सहन न कर पाने का दर्द बन चुकी थी। लेकिन इतनी तकलीफ के बाद भी उसने हार न मानने का सीधा मना कर दिया और जोर से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं अपनी जाति को धोखा दूंगा? श्रापित इंसान, गंदे इंसान, क्या सोचा है? मुझे टॉर्चर करोगे तो करो, मैं शांत देखना चाहता हूँ। मैं हूँ सिख ड्रैगन कमांडर गार्ड सेंचुरियन। मेरे चेहरा याद रखना, क्योंकि मैं भी तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूलूंगा, चाहे तुम मुझे नरक में ही पहुंचा दो। इवन को वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी कि डेमन उसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा, और अगले ही पल डेमन ने अपनी दांतों से अपनी जीभ काट डाली ताकि वो कुछ बोल ना सके। ये देखकर इवन ने बस एक हल्की सी सांस छोड़ी और शांत आवाज में बोला, लगता है ये सिर्फ फ्रंट लाइन का ऑर्डिनरी सोल्जर है। लोग अभी तक उस पुराने मिथ पर बिलीव करता है, अपनी जीभ काट देने से कोई नहीं मरता। ह्यूमन बॉडी इतनी भी वीक नहीं होती, और अगर ऐसा होता तो रोज खाने खाते वक्त लोग गले में ही अटक के मर जाते। और वैसे भी जब तुम हिल भी नहीं सकते तो सबसे पहले हार्ट अटैक ही तुम्हारा जान लेगा। इतना बोलते ही इवन ने बिना
एक सेकेंड बर्बाद किए अपनी अपने पास बची हुई सारी हीलिंग पोशन उठाई और सीधे डीमन के मुंह में डाल दी और कहा, इससे सिर्फ तुम्हारा तकलीफ और लंबी चलेगी। लेकिन सुनो सेंचुरियन, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा, मैं तुम्हें हील कर रहा हूँ। जैसे ही डीमन ने सुना, उसकी आंखों में गुस्सा और भी भड़क उठा। चिल्ला के कहा, तुम पॉइजन स्पाइडर पेट्रिक हो। हीलिंग पोशन का इफेक्ट शुरू होते ही उसकी बुरी तरह जख्मी शरीर तेजी से रिकवर होने लगा और जो जीभ उसने खुद काट दी थी वो भी दोबारा पूरी तरह वापस आ गई। अब वो फिर से बोल सकता था, मैं सुना था तुम मर चुके हो, तुम एराडिकेशन स्क्वाड का था। अब समझ आया। ये बात सुनते ही इवन सोच में पड़ गया, क्या ये वॉर की टाइम फ्रंट लाइन में ही लड़ चुका था? थोड़ी देर चुप रहने के बाद इवन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम जैसे ऑफिसर को खुद फील्ड में आने की क्या जरूरत पड़ी? तुम कोई डिस्पोजेबल मोहरा तो नहीं हो जिसने आसानी से सैक्रिफाइस कर दिया जाए? डीमन ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि हम एक और फेलियर एफर्ट नहीं कर सकते थे। बस इतना सुनते ही कि इवन के दिमाग में सारी पजल एक साथ फिट हो गई। एक और फेलियर मतलब अब समझ आया, इसीलिए ट्यूटोरियल में इजेबेल के सामने इतना पावरफुल डिमेंस भेजा गया था। मैंने उनका पहले प्लान शुरू होने से पहले ही फेल कर दिया था, इसलिए इस बार उन्होंने ऑफिसर लेवल मॉन्स्टर भेजा ताकि मिशन किसी भी हाल में फेल ना हो। लेकिन अगर ऐसा था तो सिर्फ एक सेंचुरियन ही क्यों? ऑफिसर रैंक में भी ये सबसे लोएस्ट पोजीशन है। इवन ने धीरे से सांस ली और बोला, समझ गया, मतलब इसके बाद और कोई टेरर अटैक नहीं होगा क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी फेल हो चुके हो। इवन ने पूरी सिचुएशन को दोबारा सोचा और उसके सामने सच बिल्कुल साफ हो गया। ये पूरा इंसिडेंट बस कुछ एक्सट्रीमिस्ट डिमेन का किया हुआ है, एक टेरर अटैक। इवन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा वो एलाइट फोर्स में के भी एक कहानी सुनाएगा और उसके बाद तुम्हें भी सेक्रीफाइस कर देंगे। डिमेन ने धीरे से कड़वी हंसी के साथ कहा, चाहे मिशन सक्सेसफुल होता या फेल, मैं वैसे भी एक डिस्पोजेबल हथियार ही था, बिल्कुल तुम्हारी स्क्वाड की तरह। इवन ने धीरे से आगे बढ़ा और डीमन की एक सींग को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन, जेल में सड़ते रहो, फिर तुम्हें कैपिटल ले जाएगा जहाँ काउंटर इंटेलिजेंस तुम्हें मैजिक सील और खतरनाक टॉर्चर के साथ पूछताछ करेगी। दूसरा ऑप्शन, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, तुम अपने घर वापस चले जाना, लेकिन याद रखना काउंटर इंटेलिजेंस हर वक्त तुम्हारे पीछे लगा रहेगा और तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हें गद्दार समझेंगे। उन्हें लगेगा कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए सब सीक्रेट ह्यूमन को दे दिया। इवन तीसरा ऑप्शन बताने ही वाला था कि डीमन ने अचानक उसकी बात को काट दी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना बोलना शुरू कर दिया, चाहे मौत की अंधेरी घाटी से गुजरना पड़े, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा। मैं सबसे अंधेरी रात को नॉर्थ का स्टार हूँ, मैं तूफानी समुद्र का लाइट हाउस। प्रार्थना खत्म होते ही उसने आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, बकवास बंद करो, मुझे बस मार दो। उसकी इतनी मजबूती हिम्मत देखकर इवन ने बस एक अजीब सा सवाल पूछ लिया, ये प्रेयर डिमन किंग के लिए थी? और एक बात बताओ, क्या तुम्हारी माँ बाप अभी भी जिंदा है? ये सवाल सुनकर डिवन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तुम आखिर बोल क्या रहे हो? थोड़ी देर चुप रहने के बाद डिवन ने बोला, मैं एक ऑर्फनेज चलाता हूँ। ये सुनते ही इवन के दिमाग में एक पुरानी याद तेजी से आ गई। उसे याद आया कि कभी किसी ने उसकी इम्पॉसिबल मिशन दिया था, जाओ और 7 ड्रैगन कमांडर को खत्म कर दो। उस मिशन के लिए स्ट्राइक टीम भेजा गया था, लेकिन सबके सब मिटा दिया गया। सिर्फ एक ही इंसान जिंदा वापस लौट पाया था और वो था इवन। जब वो जिंदा वापस आया तभी एलिजाबेथ ने उसे कहा था, अपनी बाकी जिंदगी चुपचाप जीना, किसी की नजर में मत आना, ऐसे जीना जैसे तुम पहले ही मर चुके हो। उसने माफी भी मांगी थी क्योंकि उस ऑर्डर को वो रोकने की बहुत कोशिश की थी पर रोक ही नहीं पाई थी। लेकिन उसने एक बात और कही, मैं सिर्फ इतनी खुश हूँ कि तुम जिंदा लौट आए। यादों से बाहर आते ही इवन ने सीधे डिमन की आंखों में देखा और पूरी ईमानदारी से बोला, अगर तुम्हारे अंदर जिंदा रहने की एक भी छोटी सी ख्वाहिश बची है तो अपनी पुरानी पहचान छोड़ दो, दुनिया के लिए मर चुके इंसान की तरह एक नया जिंदगी जी लो। इवन की बात सुनने के बाद डिमन ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर सिर्फ गिल्ट ही गिल्ट था। उस हल्की सी आवाज में उसने कहा, मुझे ये हक नहीं मिलना चाहिए। इवन ने बिना एक सोचे जवाब दिया, हर इंसान एक सेकेंड चांस डिजर्व करता है, सिर्फ लॉयल्टी और फेथ के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करना जरूरी नहीं। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे दोनों सिंग तोड़ देता हूँ, ये वो आखिरी जंजीर है तो तुम्हें डिमन बनाया रखा है, और अगर तुम चाहते
और मेरी बस कुल्हाड़ी थोड़ी नीचे और चलेगी, उसके बाद सब खत्म। ये तुम्हारी आखिरी चॉइस है। ये एक इंसान की तरह दुनिया से रुखसत होना। इतना कहकर इवन चुप हो गया। डिमन काफी देर तक बिना कुछ बोले चुपचाप रहा। वो इवन को हर शब्द को दिल से तोल रहा था। लंबी सोच विचार के बाद आखिर उसने अपनी फैसला कर लिया। वो जीना चाहता था। ये जवाब सुनते ही इवन की चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। गुड चॉइस। अगले ही पल उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक ही बार में डेमन की 2 सींग को काट दिया। उस पल के साथ ही डेमन को बांधने वाली आखिरी जंजीर भी टूट गया। कुछ देर बाद उनके सामने एक नया डॉक्यूमेंट दिखाई दिया। ऑर्फनेज रजिस्ट्रेशन, नेम सेंचुरियन, उम्र 500 के आसपास, स्टेटस ऑर्फनेज, रेस डेमन। सब कुछ खत्म होने के बाद इवन ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग में सारी बातें दोबारा जोड़नी शुरू की। मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये थी कि ये दुनिया असल में एक एकेडमी स्टोरी है और मेरी थ्योरी बिल्कुल सही निकली। हीरो की बेटी इजाबेल ट्यूटोरियल के दौरान अटैक हुई, लेकिन मेरी वजह से ट्यूटोरियल की डिफिकल्टी एक्सपेक्ट से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब डिवन को कोई फिक्स स्क्रिप्ट फॉलो करना वाली एआई नहीं है, ये ना ही ये सिर्फ गेम का एनपीसी है। इस दुनिया का हर इंसान अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है और अगर ऐसा है तो हर छोटी चीज को कंट्रोल करना बस टाइम वेस्ट ही करना होगा। आखिर में सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, एंडिंग। मुझे बस इन सब बच्चों को ग्रेजुएशन तक जिंदा रखना है। चाहे प्लेयर बदल जाए, कैरेक्टर बदल जाए, एनपीसी अपना रास्ता बदल दे, ये पूरी दुनिया उलट पुलट ही हो जाए, मेरी गोल कभी नहीं बदलेंगे। कुछ देर बाद इजाबेल धीरे से इवन के पास आई। उसने हल्की सी आवाज में पूछा, मास्टर, अगर मैं आज इस ट्रेन में नहीं आती तो क्या इन सभी लोग बच जाते? इवन ने अपनी हथियार जमीन पर टिकाए और शांत आवाज में जवाब दिया, पॉसिबल है। लेकिन उसके दिल के अंदर एक और आवाज गूंज रही थी, क्योंकि ये लोग भी सिर्फ एनपीसी है। ये दुनिया में सच में जिंदा थी। यहाँ हर इंसान की अपनी जिंदगी थी, अपने सपने थे, अपने परिवार थे और अपनी कहानी थी। फिर इवन ने इजाबेल की तरफ देखकर कहा, हर साल लगभग 30,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि हीरो की पार्टी डीमन किंग की एरिया की पहुंच सके। एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें जानबूझकर डीमन आर्मी को एक ऐसी लड़ाई में उलझाया जाता है जिससे वो कभी जीत ना सके। इस प्लान का असली मकसद था एक एक करके 7 ड्रैगन कमांडर को खत्म करना और आखिर फिर वो डीमन किंग तक पहुंच सके। लेकिन उस जीत की कीमत हर साल हजारों बेगुनाह लोगों की जान होती है। इवन ने ये सब जाना था और इसी वजह से उसने एक नया रास्ता चुना था। अब वो सिर्फ गेम की एंडिंग देखना नहीं चाहता था, बल्कि हर उस इंसान को बचाना भी चाहता था जिसकी जिंदगी इस दुनिया में वाकई मायने रखता है। लेकिन इस जीत की असली कीमत क्या है? हर साल 30,000 लोगों की जान, और एक कुर्बानी खुद हीरो के हाथों से ही दिया जाता है। हीरो यानी कि मेन सोल्जर सबको ये सच पता था, फिर भी हीरो हमेशा ही मुस्कुराता रहता था, चाहे उम्मीद इतनी कम क्यों ना हो कि लगता था आसमान को चीर कर ही सुबह का पहला तारा दिखाई देगा। लेकिन उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, उसे सबके लिए उम्मीद की रोशनी बननी थी, क्योंकि जिस दिन हीरो टूट जाता उसी दिन एलाइट किंगडम की खत्म हो जाता। एवे ने धीरे से अपने हाथ उठाया और रात के आसमान के चमकते तारों की तरफ इशारा किया। ऊपर देखो, वही तारा जिससे कभी तुम्हारे फादर उठा कर चले थे, और अब उसी तारा का बोझ तुम्हें उठाना होगा। इजाबेल ने आसमान की तरफ देखा, फिर हैरानी से इवन की तरफ मुड़कर बोली, कौन सा तारा? यहाँ तो इतने सारे तारा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इवन ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, हीरो बनना सिर्फ सबसे पावरफुल होना नहीं होता। हीरो वो होता है जो कितना भी बड़ा दर्द आए कभी घुटने ना टिकाए, जो कभी अपनी मुस्कान ना खोए। बस उसी इंसान को तुम हीरो कहते हैं। इतना कहकर इवन ने प्यार से अपने हाथ इजाबेल के कंधे पर रखा। मैक्सिमम की बेटी इजाबेल, अपने सिर उठाकर खड़ी हो जाओ, उम्मीद के साथ जीना सीखो। इजाबेल चुपचाप उसकी हर बात को सुनते रही। इवन फिर बोला, जब कोई तुम्हारे लिए कुर्बानी देता है तो सिर्फ गिल्ट में मत डूब जाना, सबसे पहले उस कुर्बानी के लिए शुक्रगुजार रहना और फिर ऐसी जिंदगी जीना जिससे साबित हो जाए कि उनकी कुर्बानी बेकार ना जाए। लोग उन लोगों पर तरस खाते हैं जो सिर्फ दुख में ही डूब जाते हैं, लेकिन इज्जत उनकी करते हैं जो मुश्किल के बाद भी मुस्कुराना ना छोड़े। इवन की चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, बिल्कुल सुबह की पहली तारा की तरह। थोड़ी देर की खामोशी के बाद इजाबेल ने उसकी दाढ़ी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे एक बात बताइए, कभी दाढ़ी क्लीन करना सोचा है? ये सुनते ही इवन ने जोर से सिर हिला दिया, बिल्कुल नहीं। उसका रिएक्शन देखकर इजाबेल जोर से हंस पड़ी और इतनी देर से छाया हुआ सीरियस माहौल आखिरकार हल्का हो गया। कुछ हफ्तों के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ सीन शिफ्ट होता है। फिर फरवरी का आखिरी
हफ्ता था। सुबह की ठंडी हवा अभी भी चल रही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में नया स्टूडेंट की एक्साइटमेंट से पूरा भरा हुआ था। फ्रेशर का चेहरे पर खुशी और सपना साफ दिख रहा था। वहीं सीनियर स्टूडेंट उन्हें देखकर ऐसी स्माइल कर रहे थे जैसे उन्हें पहले से ही पता था होगा इनके साथ आखिर होगा क्या। कैंपस के हर कोने में लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। सब लोग एंट्रेंस सेरेमनी की इंतजार कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एक ऑर्डिनरी एकेडमी की पहला दिन। लेकिन अचानक पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा साया छा गया। हर स्टूडेंट ने एक साथ आसमान की तरफ देखा। जोर से सभी चिल्लाया, वो क्या है? एक स्टूडेंट हैरान होकर बोला, वर्शिप। दूसरा स्टूडेंट शॉक में चिल्ला उठा, ये तो एयर बलून बैटलफील्ड है। तीसरा स्टूडेंट तो जोर से चीख पड़ा, अरे यार क्या है? केलॉन का ऑफिशियल ड्रेस नहीं है? मतलब उस देश का ऑफिशियल नेशनल सिंबल। इसी बीच एक ऑफिसर भागते हुए आया। उसके चेहरे पर साफ घबराहट और जोर से बोला, हम तो गए प्रिंसेस, कैलियन वॉरशिप सीधे यूनिवर्सिटी के ऊपर मन रहा है। इजाबेल ने एक बार ऊपर देखा और फिर से इरिटेट होकर बोली, मेरी आंखें ठीक से काम करती है, मैंने देखा है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस भगवान करे ये लोग कैलियन सिटीजन्स को मारना शुरू ना कर देना। दूसरी तरफ इवेन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने मन ही मन सोचा, इजाबेल और असिस्टेंट एक्सीडेंट से बिल्कुल बचने। सच कहूं तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, और जो एल्व्स अभी कर रहे थे उसका समरी सिर्फ 2 लाइन में ही हो सकता था। तभी एयर बलून बैटलफील्ड से एक जोरदार आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी, तुम्हारी बॉर्डर सिक्योरिटी बिल्कुल बेकार है। हम अपने बच्चों की हिफाजत खुद करते हैं, किसी और को ये सब पागलपन लगता है। लेकिन इवन जानता था कि एल्व्स ऐसा कर सकते हैं। उसके सोच हीरो पार्टी की एल्फ मेंबर की बेटी एल्फिरा शायद इसी वर्शिप में थे। तभी पीछे से इजाबेल ने आवाज लगाई, मिस्टर, आपने कहा था कि आप यूनिवर्सिटी फैसिलिटी में हो। इवन कुछ बोल पाता उससे पहले इजाबेल एक्साइटमेंट में बोलती चली गई, एक मिनट, आपकी स्किल देखकर तो लग पता है प्रोफेसर होंगे, या फिजिकल एजुकेशन का टीचर, या एसोसिएशन डिपार्टमेंट में हो गए, या आपकी पीटी टीचर है। इवन कुछ पल के लिए रुक गया। उसने चुपचाप इजाबेल की तरफ देखा, फिर बिल्कुल सीधे जवाब दिया, मैं गार्डनर हूँ। ये जवाब सुनते ही इजाबेल बस उसका चेहरा देखते ही रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इवन मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। इवन और इजाबेल एकेडमी की तरफ चलते रहे। चलते चलते इवन अपनी दिमाग में सारी सिचुएशन दोबारा चेक करने लगा। प्रिसिलिया सेफ तरीके से एकेडमी पहुंच। लूसिया की स्टूडेंट, वो तो शुरू से ही कैपिटल में थी, और अब मैं कंफर्म कर लिया है ऑस्कर का बेटी भी यहाँ आ चुकी है। इवन ने गहरी सांस ली, मतलब हीरो पार्टी की सारी बच्चों अब सेफली एकेडमी पहुंच चुकी है। उसने सबने खड़ी मेन कैंपस की बिल्डिंग की तरफ देखकर और धीरे से खुद को बोला, एंट्रेंस सेरेमनी ऑडिटोरियम में होगी। लगता है अब मुझे अगली फेज की तैयारी करनी होगी। इवन अच्छी तरह जानता है एकेडमी स्टोरी का एक गोल्डन रूल, जहाँ भी एंट्रेंस सेरेमनी होती है तब कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर होता है, और इस बार भी उसे वही होने का अंदाज था। फिर सीन शिफ्ट होती है। एक आदमी जिसने सफेद लैब कोट पहने हुआ था, उसके चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन था। वो हैरानी से बोलता है, ये आखिर हो क्या रहा है? उसके बिल्कुल सामने हवा में एक अजीब सा ट्रांसपेरेंट विंडो तैर रहा था, जैसे किसी गेम की सिस्टम स्क्रीन हो, और उस स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, कांग्रेचुलेशन। उस आदमी की आंखें फैल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या किसी नया चैप्टर की शुरुआत।